ये विचारधारा नहीं बदली तो आपसे बता रहे हैं कि एक जातीय संघर्ष एक इस तरीके का होगा कि उसमें सारे कानून वेत्ताओं को जो लोकाचार बनाए हैं, जो ऐसा घृणित लोकाचार बनाए हैं जिस लोकाचार में एक आईपीएस अपनी आत्महत्या कर ले रहा है, इतना बड़ा अधिकारी जो 25 साल की नौकरी करने के बाद आत्महत्या कर ले रहा है, तो ऐसे सामाजिक लोकाचार पे मैं थूकता हूँ। ऐसे सामाजिक लोकाचार को मैं बहिष्कृत करता हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सिस्टम जो मेरे मानवता, मेरे भारतीय समाज और मेरी जाति व्यवस्था में इस तरीके का वो बंधन देता है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं आनंद मिश्रा जी। लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाकर आवाज़ उठाते रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो आईपीएस पूरन कुमार जी गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं और बताया जा रहा है कि दलित होने की वजह से उनके साथ सामाजिक जो उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है, जातिगत भेदभाव हुआ है। जबकि वो A1 क्लास के अधिकारी थे, उनकी पत्नी भी आईएएस, वो आईपीएस, फिर भी उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली। तो आम आदमी के साथ, आम व्यक्ति के साथ क्या क्या होता होगा, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर, ये मुद्दा जो लगातार पूरे देश में चला हुआ है, दलित होना क्या गुनाह है? दोस्त, गुनाह क्या, व्यक्ति विशेष में ये समझ लीजिए कि अगर आप मानव रूप में जन्म लिए हैं जी, ये तो एक व्यवस्था बनाई गई जी, उस व्यवस्था में जो है कि आप ये समझ लीजिए कि मुझे ये बात कहने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं है। और चूँकि आपका हो सकता है आरोप ये आ जाए कि आप ब्राह्मण हैं और इस तरीके से आप बोल रहे हैं। मैं सबसे पहले, मैं मेरी जाति भले से ब्राह्मण है, लेकिन मैं सबसे पहले इंसान के रूप में पैदा हुआ, तो मैं एज ए भारतीय, एज ए इंसान, सबके शरीर के खून का रंग लाल ही है। हर व्यक्ति के जो ब्लड है शरीर में, उसका रंग, सबका सिस्टम एक ही जैसा है। कर्म के आधार पे जो व्यवस्था चलती है उसको जाति में बता के जिस तरीके से एक तरह से समाज से वंचित कर दिया गया, सभी लोकाचार से बाहर कर दिया गया जी। अब आप सोचिए कि कितना दुखद था कि एक मजदूर जो दलित है, एक मजदूर काम कर रहा ब्राह्मण ठाकुर के आके खेत में, 2 किलोमीटर दूर पैदल से चल के आया है, 10 मजदूरों को साथ में लेके आया है, काम कर रहा ठाकुर और ब्राह्मण के खेत में। लेकिन उन्हीं के खेत में काम करते हुए जस्ट बगीचे में उनके कुआं है और वो कुएं का पानी नहीं पी सकता है। अब वो पानी भी पीने जाएगा वहाँ से दूर, अपने साथ जो पानी लाया वो तो पिएगा, नहीं तो पानी, ये व्यवस्था उस समय की रहती थी जी। काम कर रहा आपके खेत में जी, ब्राह्मण, समंड के खेत में काम कर रहा दलित मजदूर में 4 पैसा के चक्कर में, पेट के चक्कर में, और पानी पीने जा रहा है अपने बावड़ी में, अपने कुएं का, अपने एरिया में पानी पी के आ रहा है, फिर काम कर रहा है। अच्छा, ऐसी व्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था। ये इसके ऊपर ना जाने कितनी कहानियाँ, ना जाने कितने, मुंशी प्रेमचंद को आप पढ़ें, हाँ। तमाम दलित विमर्श के ऐसे लेखक हैं, आप वाल्मीकि जी को मतलब इतने लोग हैं कि अब उस पर क्या मैं बताऊँ। अच्छा, आप पढ़ें, मतलब आँख से समझिए कि आँख नहीं खून टपकने लगता है कि क्या वास्तव में इतना निसंग समाज था उस समय का। तो ये आरोप तो होता रहा, लेकिन दुख होता है, जैसा कि आपने प्रश्न बताया जी वाई पूरन सर के बारे में। हाँ। उनके बारे में मैंने भी काफ़ी कुछ पढ़ा है, और जो उनकी कार्यशैली, जो तरीका मैंने देखा, एक बेहद ईमानदार ऑफिसर, और वो 2001 बैच के आईपीएस थे, और फिर वहाँ से एज ए प्रमोटेड होते वो एडीजीपी रैंक तक पहुँचे थे, और उसके बाद अभी वो आईजी, ये रोहतक में शायद एज ए ट्रेनिंग वो आए हुए थे, होमगार्ड के आईजी। जी। तो ये आकस्मिक रूप से उन्होंने, अब ऐसा, ये तो तमाम तरह की चीज़ें इसमें सोशल मीडिया पर चल रही थी, लेकिन अभी जो चीज़ें आई हैं, जो उनके जो सुसाइड नोट उन्होंने डाला है, तो सुसाइड नोट में वो तकरीबन 8-9 पेज का है, शायद 8 पेज में उन्होंने पूरे सिस्टम को ऊपर से नीचे, जो हायरकी में सारे लोग हैं, कहाँ कब उनको पीड़ा और प्रताड़ना झेलना पड़ी, किस जगह पे उनका वास्तविक उत्पीड़न हुआ, कहाँ वो अपने को एकदम उस समाज से, जिस डिपार्टमेंट में जिनके साथ अपने वरिष्ठ और कनिष्ठ के साथ रह के काम किए थे, जहाँ से उन्होंने कटाव महसूस किया, वो पूरी पीड़ा उन्होंने व्यक्त करी है। अच्छा। उनकी उनकी पत्नी ने ऐसे आरोप लगाए हैं, आईजी वो शत्रुजीत जी आईजी और रोहतक, और वो जो विजय राणिया जी जो हैं, उनके ऊपर आरोप, जो तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार की बात,
अब आप सोचिए कि 2025 चल रहा है, ये ना तो सामंती भारत है, ना तो उस समय का भारत है जब छुआछूत, मतलब आप समझिए कि एक दलित एक ब्राह्मण की चारपाई भी नहीं बैठ सकता था। चारपाई तो दूर, उसके दरवाजे पे चढ़ नहीं सकता था। चप्पल पहन के उस गली मोहल्ले से नहीं गुजरते थे लोग, चप्पल हाथ। अरे अभी जल्दी की मैं बात बता रहा हूँ कि साइकिल से ब्राह्मण के दरवाजे से या ठाकुर के दरवाजे से लोग, दलित लोग नहीं जाते हैं। अभी भी एक दो वीडियो मैंने देखा आज के दौर में। मुझे ऐसे, मैं क्या बताऊँ, खैर चलिए वक्त आएगा तो बात उस पर होगी। लेकिन ये समाज का, आप खुद ब्राह्मण हैं कि अरे भाई ब्राह्मण क्या है, मैं अब उस घर में मैं पैदा हुआ तो ठीक है, जाति माँ बाप ने उसको लिखा है तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में मेरे बाद जब मैं धरती से चला जाऊं, मेरे परिवार, मेरी अगली पीढ़ी आए, अगली पीढ़ी के बाद हो सकता है कभी न कभी तो ये व्यवस्था बदल ही रही है। ना जाने कितनी शादियों में आर्य समाज की शादियाँ हुई हैं, ब्राह्मण दलित लड़का है, ब्राह्मण लड़की है, और यादव मेरे मित्र हैं, लड़की ब्राह्मण है, और समझिए कि ये क्या नाम है, मौर्य हैं और लड़की भूमिहार हैं। तमाम शादियों का मैं खुद गवाह हूँ, मेरे हस्ताक्षर उस पर। अच्छा, मेरे हस्ताक्षर उसमें मंदिर में रह के, उसमें फ़ोटो के बीच में मैं, उसमें हस्ताक्षर भी मेरे। अच्छा अच्छा। तो बात उसकी नहीं, प्रेम है, दोनों लोगों में सकुशल रह रहे हैं, 8-10 साल से रह रहे हैं, बाल बच्चे हैं, ये चीज़ें अपनी जगह है। चीज़ें खंडित भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन खंडित के साथ साथ कुछ पंडित अभी भी बैठे हैं जो सिस्टम को एकदम अभी भी चाहते हैं कि वो उनके हिसाब से सारी चीज़ें चलें। तो उनके हिसाब से चलने के लिए वो दौर ख़त्म हो चुका है। मानवता के आप पुजारी बनिए, आपकी इंसानियत आपकी जाति हो, मानवता आपका धर्म हो, तभी सृष्टि और तभी व्यवस्था, तभी भारतीय समाज चल सकता है। अगर आप को कोई कानून और आप चाहेंगे कि फॉलोअर, तो ये व्यवस्था अब नहीं चल सकती। इसी का शिकार हुए हैं भाई पूरन सर। अच्छा अच्छा। जो पत्नी ने, उनकी पत्नी भी आईएएस हैं, अमनमीत जी, वो भी आईएएस हैं, और संजोग ऐसा कि जिस दिन वो सुसाइड किए हैं, सुसाइड तो नहीं, आप बताइएगा, ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। दबाव में आके आत्महत्या भी हत्या मानी जाती है। ये एक नहीं, ना जाने कितने आप इसके केस पढ़ चुके होंगे। वो जो आदमी जीवन जीना चाहता था और सिस्टम और व्यवस्था और सामाजिक लोकाचार से इतना खिन्न था कि वो आदमी अंत में सुसाइड कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति को आप ये मत कहिए कि सुसाइड है, ये अनचाही एक तरीके से वो समझिए कि हत्या है, और जितने दोषी लोग हैं कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री हरियाणा, मैं चाहता हूं कि मुद्दे को आप लोग संज्ञान में तो है ही, लेना क्या है, चूँकि इतने बड़े ऑफिसर हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसा न्याय मिले ताकि ब्यूरोक्रेसी पे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी भी बात, उनका भी विश्वास बना रहे, और जो लोग ब्यूरोक्रेसी के स्तंभ हैं, जो लोग बड़े पदों पे हैं, उनके भी साथ ये लगे कि नहीं, गवर्नमेंट अगर उनके साथ कुछ ऊँच नीच होगा तो गवर्नमेंट उनको संभाल लेगी। अब जो आईपीएस को उसके विभागीय मंदिर से दूर रखा जा रहा है, जिस अधिकारी को प्रसाद दूर से दिया जा रहा है, जिसको खान पान और लोकाचार से दूर रखा जा रहा है, वो अधिकारी की मानसिक आप स्थिति समझ सकते हैं, उसकी मानसिक पीड़ा आप समझ सकते हैं, उसको दलित होने के लिए कितना बड़ा वो अभिशाप है। अच्छा, उसने ये सोचा होगा कि दलित हैं भाई, पढ़ लेते हैं, आईपीएस आईएएस बन जाते हैं, इसके बाद इस जो सामाजिक जो छुआछूत है उससे हट जाएंगे, फिर भी वो देखने को मिला। दलित क्या है? अरे जो सिस्टम से दमित है, जो वंचित है, जिसको सिस्टम में एकदम दबा के रखा गया, पैरों के नीचे कुचल के रखा गया, हर हुक्म का पालन कराया गया, वो सारी चीज़ें हैं। और एक वक्त वो दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है कि अगर ये विचारधारा नहीं बदली तो आपसे बता रहे हैं कि एक जाति संघर्ष एक इस तरीके का होगा कि उसमें सारे कानून वेत्ताओं को जो लोकाचार बनाए हैं, जो ऐसा घृणित लोकाचार बनाए हैं, जिस लोकाचार में एक आईपीएस अपनी आत्महत्या कर ले रहा है, इतना बड़ा अधिकारी जो 25 साल की नौकरी करने के बाद आत्महत्या कर ले रहा है, तो ऐसे सामाजिक लोकाचार पे मैं थूकता हूँ, ऐसे सामाजिक लोकाचार को मैं बहिष्कृत करता हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सिस्टम जो मेरे मानवता, मेरे भारतीय समाज और मेरी जाति व्यवस्था में इस तरीके का वो बंधन देता है। जी, और क्या कहना चाहेंगे? अभी जो हाल में जो एक और मामला उठा है सुप्रीम कोर्ट का, जूता वाला जो जूता फेंक कर सीजीआई साहब पर, ये भी मामला बहुत घृणित है, और मैं मुझे जो है कि मुझे इन सब चीज़ों से
मतलब वाकई मुझे इसकी पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है, अगर आप किसी व्यक्ति ने बयान दिया, ठीक है, उस सर्वोच्च न्याय की सत्ता पे बैठे हैं पूरे भारत के, सीजीआई ने मान लीजिए अगर उनके मुंह से कुछ निकला तो क्या उस संवैधानिक पद कुर्सी का वही तरीका था? क्या अपमान का वही तरीका था? वह व्यक्ति विशेष जिसने यह कार्य किया, जिसने जूता फेंकने का, मारने का काम किया, क्या वह व्यक्ति अपनी शिकायत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तमाम ऐसी चीज़ से जिस पे नहीं कर सकता था अगर उसे पीड़ा थी? जूता जिस संवैधानिक कुर्सी पे मारा गया, क्या वही तरीका था? तो ऐसे जो तरीके होते हैं, ये तरीके वास्तव में घृणित हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ये बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ी गरिमा होती है। राष्ट्रपति अगर व्यवस्था में नहीं है तो उस समय उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति के पास नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है जो व्यवस्था को संभालता है। तो कहने का मतलब है कि जो इतनी बड़ी न्याय की गद्दी पे बैठा है, उसके लिए इस तरीके से किसी प्रेरित भावना से अगर उसने ऐसा किया है तो ये बिल्कुल गलत है। उस संवैधानिक कुर्सी का अपमान है, उस न्याय के पीठ का अपमान है। और ये जब अगर इतनी बड़ी सत्ता का अपमान है तो कहीं न कहीं से भारतीय जनमानस का भी अपमान है। इसलिए न्याय संहिता पे इस तरीके का किसी भी प्रकार का जूता फेंकना ये गलत है। और जो व्यक्ति पढ़ लिख के, जो व्यक्ति अपने सिस्टम के हिसाब से वहाँ तक पहुँचा है, उसके अंदर कुछ तो योग्यता रही होगी। वो भले से जाति उनकी दलित थी, चाहे जो भी हो, लेकिन उतना पढ़ लिख के, उतना योग्य हो के जिस सत्ता पे वो बैठे हैं, वो सत्ता सर्वश्रेष्ठ है, उसका सम्मान होना चाहिए। इस तरीके की कोई भी वारदात का बेसिकली मैं छात्र, मैं इसकी कभी मैं इसके समर्थन पे नहीं हूँ, मैं इसकी बुराई करता हूँ। और ऐसे लोगों, दोषियों पे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमें कोई पछतावा नहीं है इस चीज़ से कि हमने ऐसा काम किया है, हमें तो भगवान ने करवाया है, सनातन का जो धर्म है उसको बचाने के लिए हमने ये किया है, और मेरे को इस बात का कोई पछतावा नहीं है जो मैंने की गलती। तो सनातन के धर्म में मतलब कहाँ लिखा है कि एक आदमी के किसी भी पद को जब चाहे तब मटिया मेट कर दे? कहीं लिखा है क्या सनातन में? कि सनातन में कहीं लिखा है कि जो व्यक्ति इतने लोगों को न्याय के लिए वो दिन भर वहाँ बैठ रहा है कुर्सी पे, कोई भी व्यक्ति आए उसको जो है कि उसका कान बजा के चला जाए? उस पीठ का, उस कुर्सी का कोई इज्जत नहीं है, कोई मतलब नहीं। कहाँ लिखा है? कौन से सनातन से आप कक्षा ले रहे हैं? किस सनातन से कक्षा ले रहे हैं कि सनातन आपको दिखा रहा है कि नहीं सिर्फ भगवान के चरणों में? भगवान उस समय जो है कि जब आप सोचिए, ठीक है, प्रभु श्री राम, उनके भी आरोप तो उनके भी ऊपर है ना। वाल्मीकि कृत रामायण में शंभुक वध प्रकरण है ना। अगर आप एक मानव के इंसान से अगर आप देखें प्रभु श्री राम को, अगर पुरुषोत्तम मानव के हिसाब से देखें तो एक राजा राम एक राजपूत ही थे ना, जैसा कि बताया जाता है। एक राजपूत के कहने पे, एक ब्राह्मण के कहने पे उनके गुरु की चूँकि शंभुक उस समय तपस्या कर रहे थे, और तपस्या में उनके ऊपर था कि उस समय दलितों को या जो निम्न तबके के लोग थे उनको पढ़ने लिखने या मुख्य धारा में आने या इस तरीके के संवाद में या इस तरीके की तपस्या या तप करने का कोई अधिकार नहीं था, वो ये सब नहीं कर सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं से उस समय डरा हुआ समाज, उनको लगा कि बहुत ऐसे छलावा हुए हैं, उसके पीड़ित बहुत सारे लोग हुए हैं, एकलव्य उसके पीड़ित हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि शंभुक प्रकरण में उन्होंने मतलब उसमें समझिए कि हत्या का आरोप है कि एक ब्राह्मण के करने पे एक क्षत्रिय ने एक दलित का वध कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जैसे ये ऐसे ऐसे प्रकरण उस समय के भी बहुत सारी चीज़ें रहे हैं। तो मैं ये जैसे व्यक्ति की बात अगर आप कर रहे हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात अगर आप कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा उनका गुण, उनका उदाहरण करने के हर व्यक्ति के लिए बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर भगवान के इस कृत्य को, जैसा कि तमाम वामपंथी विचारक इसके ऊपर लिखते हैं, कहते हैं, तो अगर आप इस एंगल से देखें तो वो भी गलत है नैतिक रूप से। तो अगर कोई भी योग्य व्यक्ति है तो आप उसको किसी भी श्रेणी में न रखें। वो जाति और धर्म और हर व्यक्ति से ऊपर उठ के उसके ऊपर मानव और इंसानियत, उसके ऊपर राष्ट्र धर्म है, उसके ऊपर मानव धर्म है। वो इंसानियत के लिए अगर सारी चीज़ों से, जाति और वर्ग से ऊपर उठ के उस सर्वोच्च सत्ता, उस सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा है तो उसका सम्मान होना चाहिए। वो व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा।